तो गाइज़ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन को। तो लास्ट वीडियो में मैंने एसिडिटी, बेसिसिटी, डिफरेंट इफेक्ट्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, मेसोमेरिक, हर एक इफेक्ट को मैंने समझा दिया। अब कुछ और टॉपिक्स बाकी है, तो उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए यूज़ किया जाता है, जो है कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन को पहचानना और उसका स्टेबिलिटी मेज़र करना। राइट, स्टेबिलिटी मतलब वो किस तरीके से स्टेबल होंगे। तो स्टेबिलिटी हम डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेजोनेंस थ्योरी अप्लाई करके, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करके, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट अप्लाई करके, डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई करके फॉर कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन। तो ये इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दोनों को किस तरीके से फॉर्म होता है कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन, और उसके साथ साथ एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। राइट, तो अब पूरी तरीके से कान में ईयरफोन डाल लो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दो। डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कि अगर डिस्ट्रैक्शन होगा तो फोकस नहीं कर पाओगे। और ये पढ़ते वक्त ये कहाँ पे काम पे आएगा, देखो आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ग्रेजुएशन के लिए होगा, IIT जैम के लिए, नेट के लिए, गेट के लिए, हर एक एग्जाम के लिए होगा। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेस है, बेसिक चीज़ है। तो बेसिक चीज़ तो कभी भी क्लियर कर सकते हो। राइट, किसी भी एग्जाम के लिए वो होता है बेसिक चीज़ें। तो ये वन ऑफ द बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं बस स्टेबिलिटी पे फोकस करूँगा ज़्यादा, और कार्बोकैटायन कार्ब एनायन किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म जो होगा, जिस IIT जैम का सेकेंड चैप्टर, ठीक है, उसमें मैं डिस्कस करूँगा डिटेल्स में, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन है। डन। तो इसलिए चलो विदाउट फर्दर टाइम वेस्टिंग मैं आज स्टार्ट करता हूँ कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन के बारे में। राइट, तो चलो, तो हम आज डिस्कस करेंगे कार्बोकैटायन एंड कार्ब एनायन। याद रखना कार्बो एनायन नहीं, ठीक है, याद रखना कार्बो एनायन नहीं, कार्ब एनायन। ओके, कार्ब एनायन। तो देखो जनरली कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन फॉर्म कब होती है। राइट, तो हम इससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक क्लियर कर लेते ताकि हमें समझ में आ जाए ये कब फॉर्म होती है। तो जनरली मान लो C सिंगल बॉन्ड C एक बॉन्ड है, कोई भी एक बॉन्ड है। राइट, तो ये बॉन्ड अगर दो तरीके से डिवीजन हो सकते हैं इस बॉन्ड का। दो तरीका क्या है, एक तरीका है होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा तरीका है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होती है, होमोलाइटिक क्या होती है, देखो यहाँ पे होमो मतलब क्या होता है, ऐसे एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सेम। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में कुछ चीज़ें होंगे जो सेम दिखेंगे। हेटेरो मतलब क्या होता है, जिसका नाम मीनिंग होता है डिफरेंट। ठीक है, तो होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में यही मीनिंग होती है, सेम और डिफरेंट। अब सेम का मतलब क्या है, मान लो जैसे कि मैंने एग्जांपल है C सिंगल बॉन्ड C। तो C सिंगल बॉन्ड C के केस में अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड में होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से टूट सकता है, बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से टूट सकता है। ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अगर मैं होमोलाइटिक क्लीवेज करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जाएगा। राइट, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो हम क्या करेंगे, मान लो सेम सिस्टम ले रहा हो, तो इसमें क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से एक ही एटम के ऊपर जाएगा, या तो इसके या तो इसके। राइट, तो यहाँ पे दोनों कार्बन एटम है, इसलिए हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि किसके ऊपर जाएगा, हम किसी के ऊपर भी डाल सकते हैं। लेकिन इन जनरल सिस्टम में किसके ऊपर जाता है, जो मोर इलेक्ट्रॉन, मान लो ये कार्बन नहीं, यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम है। अगर यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम होता तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहता, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहता तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये खींचता, तो ये पूरा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पूरी तरीके से शिफ्ट होता। इन व्हेन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑकर्स। ओके, जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता तब ये पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ऊपर शिफ्ट होता, अगर यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड रहता। डन। लेकिन यहाँ पे दोनों कार्बन एटम है, बस मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ये होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक है क्या चीज़। राइट, तो चलो डिसोसिएशन कर देते हैं। अब एक अच्छे से चीज़ नोटिस करना, ठीक है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन में अगर 2 इक्वली डिवीजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अब पूछोगे, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से डिनोट करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से डिनोट करता हूँ, तो मैंने किस तरीके से, देखो इस तरीके से और इस तरीके से डोनेट किया। लेकिन ये तरीके से डोनेशन हम कब करते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। याद रखना, जब 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ठीक है, तब हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को हम इस तरीके से दिखाते हैं। लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो हाफ एरो बोलते हैं इसको,
इसको बोला जाता है हाफ एरो, ठीक है, नोट कर लो अच्छे से, हाफ एरो इस तरीके से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स हम सिस्टम को 1 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को किस तरीके से डिनोट करेंगे, इस तरीके से, हाफ एरो, ठीक है। अगर मैं इसको डबल कर दूँ, इसको इस तरीके से मैं अगर डबल कर दूँ इसको, तो मतलब फुल एरो हो गया, लेकिन मुझे हाफ एरो करना है, राइट, इसीलिए ये होगा। अब हमें यहाँ पे हाफ एरो करने के बाद ये किस तरीके से डिवीजन होगा, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेंगे हमें, एक कार्बन जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दूसरा कार्बन इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, राइट। तो ये दोनों प्रोडक्ट जब मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये हुआ हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज। सिमिलरली अगर मैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को डिस्कस करूँ तो क्या होगा, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, या तो यहाँ पे जाएगा, नहीं तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे जाएगा। तो मैं किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ। चलो ये सेकंड वाला ले लेता हूँ, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट हमें मिलेंगे ये इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि क्या होता है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ही है, राइट, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बस इस कार्बन के ऊपर आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो एक जब एक्स्ट्रा आएगा तो एक इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए एक नेगेटिव चार्ज, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए 2 नेगेटिव चार्ज, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए 3 नेगेटिव चार्ज, लाइक दैट। तो चलो अभी लिख लेते हैं, तो एक ये मिलेंगे, दूसरा क्या मिलेंगे, सी। तो इससे क्या हुआ, इससे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इससे चला गया इसके ऊपर, तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो इसलिए ये जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या किया, हमने 2 चीज़ें डेवलप कर लिए। एक है यहाँ पे 2 सिस्टम है जिसमें सिमिलर वे में, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिवीजन हो रहा है। दूसरा ये सिस्टम है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिवीजन हो रहा है। तो जब इन दैट केस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे दोनों सेम, तो जब सेम चीज़ें क्रिएट होती है तब हर एक को जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इक्वली अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होता है या फिर इक्वली इलेक्ट्रॉन का डिवीजन होता है, तब हम इस सिस्टम को बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। और जो प्रोडक्ट मिलती है हमें, और जो प्रोडक्ट मिलती है हमें, इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोडक्ट को बोलेंगे फ्री रेडिकल। समझ जाओ, फ्री रेडिकल, रेडिकल का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ओके, इसको अच्छे से नोट कर लो, फ्री रेडिकल। और फ्री क्यों है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम फ्री है, ठीक है, अभी दोनों सिस्टम फ्री। अब ये दोनों सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, वो हम स्टेबिलिटी थोड़ी देर कार्बोकैटायन और कार्ब आयन डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसका स्टेबिलिटी, बट फिलहाल हम कार्बोकैटायन और कार्ब आयन पे आते हैं। तो जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तब एक नेगेटिव फॉर्म हो रहा है, एक पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है। तो नेगेटिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, क्या, एक एनायनिक पार्ट, नेगेटिव पार्ट को क्या बोलते हैं हम, एनायनिक पार्ट, राइट। और पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं हम, कैटायनिक पार्ट, राइट, कैटायनिक पार्ट, और दूसरा एनायनिक पार्ट है। तो कैटायनिक पार्ट को क्या बोलेंगे हम, कैटायनिक पार्ट का जो नाम होगा वो होगा, सॉरी, कैटायनिक पार्ट का जो नाम होगा ये वाला, ठीक है, इसका नाम होगा कार्बोकैटायन। आप देखो कार्बोकैटायन पे फोकस करो, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन प्लस पॉजिटिव, ये दोनों। तो कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, कार्बो मतलब क्या होता है, कार्बन प्लस पॉजिटिव दोनों अगर रहेगा, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। सिमिलरली कार्ब एनायन, एनायनिक पार्ट को हम कार्ब एनायन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कार्ब एनायन नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे कार्ब एनायन। डन। तो ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन C-। क्लियर हुआ। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन जो एक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू फॉर्म होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू हमें कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन नहीं मिलते, हमें बस क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू हमें कार्ब एनायन कार्बोकैटायन मिलता है, होमोलाइटिक के थ्रू फ्री रेडिकल मिलता है। अब हो गया हमारा इन जनरल जो डिस्कशन था वो। अब चलो एक और काम करता हूँ, मैं एक सिस्टम का पूरा एक ड्रॉ करके देता हूँ, ठीक है, एक सिस्टम का एक ड्रॉ करके देता हूँ, और उस ड्राइंग में क्या होगा, चलो मैं आपको शो कर देता हूँ। डिफरेंट सिस्टम में ड्रॉ करता हूँ। चलो HCHH, यहाँ पे मान लो एक Br एटम है, राइट। तो अब बताओ इस सिस्टम में किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, Br और कार्बन में से Br का मैक्सिमम है यहाँ पे जो भी सिस्टम है, राइट। अगर Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके ऊपर का डेल्टा माइनस और इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस। तो अगर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस में डिवीजन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करेगा, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहा जाएगा ब्रोमीन के ऊपर। अगर ब्रोमीन के ऊपर गया हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, C, इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, Br माइनस। ओके, तो Br माइनस और ये वाला प्लस, तो ये क्या है, कैटायनिक पार्ट है। कैटायनिक पार्ट को हम क्या बोलते हैं,
कार्बोकैटायन, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन थोड़ी बोलेंगे हम, देखो यही तो है ट्रिक, इसको हम कार्ब एनायन नहीं बोलेंगे क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे एनायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट, और बस सिंपली एनायन। डन। तो इस ये गलतफहमी में मत रहना कि हमेशा जब एक बॉन्ड में का हेटेरोडाइटिक क्लीवेज होगा तब कार्ब एनायन कार्बोकैटायन दोनों फॉर्म होगा, नहीं होता। ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है या फिर कार्बन के ऊपर नेगेटिव है तो ही वो फॉर्म होगा। और हमेशा याद रखना जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है या फिर कार्ब एनायन फॉर्म होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का या तो डेफिशिएंसी रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉन का वो एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होगा। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है या फिर इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। चलो गिन लेते हैं। कार्बन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कुछ नहीं है। कार्बन के साथ टोटल कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होती है, ये सिस्टम सेक्सटेट है, ये सिस्टम सेक्सटेट है। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है। याद रखना कार्बोकैटायन कभी भी ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है। कार्बन आयन के केस में क्या होती है, कार्बन आयन के केस में ये तो कार्बन आयन है ही नहीं, तो हम इसको कार्बन आयन से डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ और एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो वो और एग्जांपल हम क्या लेंगे कार्बन आयन को समझने के लिए, चलो ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं इस तरीके का एग्जाम्पल लूँगा, लिथियम एटम डाल दिया। अब बताओ कार्बन और लिथियम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा है, ईएल ऑर्डर क्या होगा कार्बन और लिथियम में, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है लिथियम से, क्योंकि लिथियम एक मेटल है। ओके, एक अल्काली मेटल्स है, तो जब मेटल्स होंगे मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बहुत कम होता है। कार्बन का तुलना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। अगर कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो खींचेगा कौन, कार्बन खींचेगा। अगर कार्बन खींचेगा तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा पूरी तरीके से। अगर आएगा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, CHHH, 3 हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्लस लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ ये क्या हो गया हमारा, ये होगा हमारा कार्ब एनायन, और ये क्या कार्बोकैटायन थोड़ी है, ये तो कैटायनिक पार्ट है क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कैटायनिक पार्ट है ये हमारा, राइट। तो ये कैटायनिक पार्ट को हम क्या करेंगे, अब कैटायनिक पार्ट के साथ हमें कुछ नहीं करना, और कैटायन है ये बस इन जनरल, राइट। अब हमें कार्बोकैटायंस का कार्ब एनायन को लेके गिनना है। देखो अब इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 माइनस मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक और इलेक्ट्रॉन आया इसलिए माइनस। तो एक नेगेटिव चार्ज मतलब, अब समझोगे एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बट नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए। याद रखना नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बट नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक जो यहाँ पे बॉन्ड था पहले, ये बॉन्ड में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास ही था, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कार्बन क्या होगा, ये सिस्टम क्या होगा, ये सिस्टम ऑक्टेट फुलफिल करेगा, ये सिस्टम ऑक्टेट फुलफिल करेगा, है ना। तो अगर ऑक्टेट फुलफिल करेगा तो कार्बन आयन क्या होता है, ऑक्टेट फुलफिल करता है, कार्बोकैटायन ऑक्टेट फुलफिल नहीं करता, या तो सेक्सटेट टाइप के प्रॉब्लम्स, सेक्सटेट टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म करता है कार्बोकैटायन, राइट। लेकिन कार्बन आयन ऑक्टेट फुलफिल करता है। चलो हो गया हमारा बेसिक्स क्लियर कार्बोकैटायन और कार्बन आयन से, डन। तो और रेडिकल भी मैंने समझा दिया। अब देखो इसका मतलब ये है कि इन जनरल कार्बोकैटायन और कार्बन आयन फॉर्म होता है जब एक बॉन्ड के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड के साथ 2 अलग अलग एटम कनेक्टेड होता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। कार्बोकैटायन और कार्बन आयन तब फॉर्म होता है। लेकिन अगर दोनों सेम एटम रहा, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑफकोर्स रिएक्शन का सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ पे क्या जनरेशन होती है, रेडिकल, मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहा या फिर दोनों एटम सेम रहेगा तो, ठीक है। अब चलो डिस्कस कर लेते हैं कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी। तो हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, कार्बोकैटायन, देन कार्बन आयन, देन रेडिकल। तो फर्स्ट चलो डिस्कस कर लेते हैं कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। तो क्या डिस्कस करूंगा मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में क्या होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर वन पॉइंट में मैं डिस्कस ये बहुत बताऊंगा कि कौन कौन से इफेक्ट किस तरीके से काम करता है। मान लो कुछ कितने इफेक्ट्स हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स कितने हैं, हम यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करेंगे, ये दोनों इफेक्ट को हम कंसिडर करेंगे। तो कार्बोकैटायन स्टेबल कब होगा, जब कार्बोकैटायन मतलब एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई न्यूट्रलाइज कर रहा है, देन हम बोलेंगे वो सिस्टम स्टेबल होगा। तो न्यूट्रलाइज किस तरीके से करेगा, उस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके, कौन सा इफेक्ट के थ्रू होता है, प्लस आर और प्लस आई, इस इफेक्ट के थ्रू होता है। ओके, इस इफेक्ट के थ्रू होता है। सिमिलरली अगर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे विदड्रॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तब दैट मीन्स उसमें क्या होता है, वहाँ पे माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विदड्रॉस इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर विदड्रॉ कर रहा है, कौन सा इफेक्ट, माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट, तो ये सिस्टम क्या करेगा, डोंट मेक कार्बोकैटायन स्टेबल, राइट। तो अगर सिस्टम में माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप रहेगा तो वो सिस्टम को स्टेबल नहीं करेगा, लेकिन अगर प्लस आर और प्लस आई इफेक्ट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के थ्रू वो सिस्टम को स्टेबल करेगा। चलो एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो एग्जांपल में थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन है, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। तो मतलब अगर एक सिस्टम में, मैंने लास्ट दिन क्या बताया था, रेजोनेंस इफेक्ट मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है जिसको हम मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं। मतलब एक सिस्टम में रेजोनेंस भी हो रहा है, एक सिस्टम में इंडक्टिव भी हो रहा है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एक सिस्टम को, एक कार्बोकैटायन को स्टेबल होने के लिए हमें कौन सा सीरीज अप्लाई करना चाहिए, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर मान लो प्रायोरिटी देना ही है हमें, तो किस तरीके से देंगे, तो फर्स्ट प्लस आर इफेक्ट जो शो कर रहा है, अगर कहीं पे प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है वो मैक्सिमम स्टेबल करेगा सिस्टम को। देन प्लस आई इफेक्ट जो शो करेगा वो मैक्सिमम स्टेबल करेगा सिस्टम को। उसके बाद उसके बाद कौन, उसके बाद दो ऑप्शन बचा रहता है, एक माइनस आर और दूसरा माइनस आई। तो माइनस आर और माइनस आई में क्या होगा, आप सोच रहे होंगे ओके फिर प्लस आर पहले, तो प्लस आर यहाँ पे भी पहले आएगा, नहीं। प्लस आर जितना देता है इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करता है, ये पॉजिटिव चार्ज को जितना न्यूट्रलाइज करेगा, माइनस आर मतलब ये वाला इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को से इलेक्ट्रॉन उतना ही खींचेगा। अगर माइनस आर में इलेक्ट्रॉन उतना ही खींच रहा है तो क्या होगा, माइनस आर इफेक्ट मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, मैंने बताया था आपको। तो माइनस आर इफेक्ट क्या करेगा, सिस्टम को स्टेबल नहीं बनाएगा, उल्टा अनस्टेबल बना देगा। तो माइनस आई इफेक्ट रिलेटिवली कम खींचता है इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स इसके बाद आएगा माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आर इफेक्ट एकदम आएगा लास्ट पे। ओके, तो अगर ये ऑर्डर है, अगर सिस्टम में हमें हमेशा ये ऑर्डर ढूंढना है ताकि हम सिस्टम में कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी देखते टाइम ये प्लस आर प्लस आई माइनस आई माइनस आर इफेक्ट को धीरे धीरे ग्रेजुअली देखें, ताकि इससे क्या होता है, प्लस आर से माइनस आर तक अगर हम जाएंगे, लेफ्ट से राइट में अगर हम जाएंगे तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। तो ये इफेक्ट मैक्सिमम स्टेबलाइज करता है, फिर ये धीरे धीरे अनस्टेबलाइज की तरफ जाता है, ये सारे इफेक्ट डन। तो फास्ट स्टेबिलिटी हो गया। सेकंड स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या होगा, सेकंड स्टेबिलिटी का कंडीशन होगा हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। देखो याद करो, मैंने जब हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट समझाया था तब मैंने बोला था हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट कौन शो करता है, एक सिस्टम जिसके ऊपर डबल बॉन्डेड हो, ठीक है, उसके कार्बन उसके साथ अटैच कार्बन, और सिस्टम जहाँ पे प्लस चार्ज हो उसके साथ अटैच कार्बन। तो ये दोनों कार्बन क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो करता है, राइट। ये दोनों सिस्टम हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो करता है। ओके, तो एज ये दोनों सिस्टम हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो करता है, तो जो कार्बन वाला सिस्टम है ये क्या है, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के नेक्स्ट वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के थ्रू स्टेबल करते हैं। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल एक एग्जांपल, इस तरीके के एग्जांपल देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे मान लो, सॉरी एक हाइड्रोजन मुझे ड्रॉ नहीं करना था, ओके इसको डिलीट कर देते हैं। चलो अब इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ और यहाँ पे और हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ। तो ये जो कार्बन होते हैं, ये कार्बन के बाजू वाले जो कार्बन होंगे, उस कार्बन का हम क्या बोलते हैं, उस कार्बन का हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन किस तरीके से इस सिस्टम को स्टेबल करेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के थ्रू, जो होता है इस तरीके का, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे C 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे इस प्लस है, एज ए प्लस यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली मैंने बताया था, हाइपर ऐसे एक्चुअली बॉन्ड टूटता नहीं है, बस इसका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, इसका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जहाँ पे ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, उस पार्टिकुलर वैकेंट पी ऑर्बिटल में ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक ओवरलैप करता है। तो ये ऐसे आ जाता है, ये ऐसे आ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐसे ओवरलैपिंग करता है। तो ओवरलैपिंग को हमें कॉपी में दिखाना है
केमिस्ट्री में दिखाना है, समझाना है किसी को, इसीलिए हम इस तरीके से उसको समझाते हैं कि ये बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मतलब ये बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अगर आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन हाइड्रोजन का, तो क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का क्योंकि ये बॉन्ड इजीली टूट के यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो अगर यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है तो इस तरीके से होगा, और वापस भी लेगा। इसलिए कार्बन जो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होता है, इसको इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड टूट के रेजोनेंस की तरह हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। रेजोनेंस में मैंने और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट में मैंने ये समझा दिया था आपको। अब देखो, अब ये जो हाइड्रोजन H+ एटम फॉर्म हो गया, तो सिमिलरली ये H+ भी पार्टिसिपेट करेगा, तो हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मतलब कितने स्ट्रक्चर्स मिलेंगे टोटल, 3 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे हमें टोटल, ठीक है। 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिलेंगे टोटल। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो उतना ही नंबर ऑफ हमें स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नाउ आई होप इट्स क्लियर, डन, ओके। अब चलो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से समझ में आ गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से कार्बोकेटायन को स्टेबल करता है। दैट मीन्स यहाँ पे पहले प्लस चार्ज था, देखो अभी न्यूट्रल हो गया, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट फिर से सिस्टम को स्टेबल बनाता है। चलो थर्ड कंडीशन ले लेते हैं। थर्ड कंडीशन ये है, अगर मान लो कोई भी सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज है, चलो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CH2+, ठीक है, और ये एक बेंजीन रिंग है। तो ये सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये सिस्टम क्या है, एक कार्बोकेटायन है। तो पॉजिटिव चार्ज का अगर ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे ही अवेलेबल है, तो चार्ज सिस्टम क्या होता है, लेस स्टेबल होता है दैन न्यूट्रल सिस्टम। तो चार्ज सिस्टम अगर चार्ज ही रहना है तो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जाता है डी लोकलाइजेशन के थ्रू, ओके। तो दिस कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, दिस कैन बी न्यूट्रलाइज्ड थ्रू क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आपने पहले सुना होगा कि नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है, लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन होता है, लास्ट एसिडिटी बेसिसिटी में मैंने कराया, रेजोनेंस में दिखाया। अब पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन भी समझना है। देखो क्या होता है, इस बिहाइंड द स्टोरी क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है। अगर एक जगह पे एक पार्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा लगेगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे है, मतलब सिस्टम बहुत ज़्यादा चार्ज है। वही केस में अगर क्या हुआ, ये सिस्टम अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे सिस्टम में डीलोकलाइज होता रहे, ठीक है, पूरे सिस्टम में घूमता रहे, पूरा सिस्टम एक्सप्लोर करते रहे, ठीक है, पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाए, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक पार्टिकुलर जगह पे नहीं रहेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज में डीलोकलाइजेशन होगा। अगर डीलोकलाइजेशन होगा देन व्हाट हैपेंस, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे सिस्टम में बिखर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ऐसे फील नहीं होगा कि सिस्टम के पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर सिस्टम के पास पॉजिटिव चार्ज है ये फील नहीं होगा, देन क्या फील होगा कि सिस्टम लगभग न्यूट्रल ही है। अगर सिस्टम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टोरी इस तरीके का है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हम किस तरीके से दिखाएंगे चलो दिखा देते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसके बाजू वाले नेक्स्ट जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद क्या होता है, देखो मैं ड्रॉ करता हूँ धीरे धीरे, डबल बॉन्ड CH2। देखो मैं बेसिक से क्यों जा रहा हूँ, आपको लगेगा आपको पता है, हो सकता है आपको पता है, बट देन ऑल्सो मुझे समझाना है क्योंकि जिनको कुछ नहीं पता उनको भी हर चीज़ पता रहना चाहिए। और देखो अब क्या करना है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे ही है, इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म रहा है, मतलब यहाँ पे ही है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी, दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, है ना। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रल करेगा, इस तरीके से रेजोनेंस होगा इसका, चलो इस डीलोकलाइजेशन होगा, चलो फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस होगा, फिर सिमिलरली यहाँ पे एक रेजोनेंस होगा, हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। तो हमें ये 3 स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं फ्रॉम पेरेंट मॉलिक्यूल। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ये इसका बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा तो तब भी कार्बोकैटायन मतलब वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का ही डीलोकलाइजेशन नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज का ही डीलोकलाइजेशन होता है। मान लो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ना रहे, पॉजिटिव चार्ज ना रहे कि नेगेटिव चार्ज रहता, फिर क्या होता है, अगर नेगेटिव रहता फिर इस तरीके का रेजोनेंस नहीं होता, फिर क्या होता, इस तरीके से आता और इस तरीके का घूमता, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से खींच रहा है और ये नेगेटिव चार्ज होता तो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। तो इसीलिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने क्या बोला था,
कार्बोकैटायन क्या होता है, एक कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल लव्स इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, राइट। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियस को प्यार करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को छोड़ के क्या करेगा, छोड़ के न्यूट्रल बनने की कोशिश करेगा, राइट। तो हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। डन। चलो ये क्लियर हो गया हमारा कार्बोकैटायन का बेसिक एग्जांपल्स। अब चौथा चीज़ है जो छोटा सा चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये होगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये पूछो कि 3 डिग्री क्या है। 3 डिग्री बहुत ईजी है, सिंपल तरीके से। 2 तरीका है। फास्ट तरीका क्या है, फास्ट तरीका ये है कि हम एक कार्बन एटम है उसके साथ अगर 3 कार्बन एटम और अटैच्ड हो, याद रखना, तो यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा। अगर एक कार्बन के साथ 3 कार्बन एटम और अटैच्ड हो उसको हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। सिमिलरली अगर एक कार्बन के साथ 2 कार्बन एटम अटैच्ड हो, 2 कार्बन एटम अटैच्ड है, ये एक, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे। सिमिलरली अगर एक कार्बन एटम अटैच्ड हो तो क्या होगा, ये 1 डिग्री होगा। तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। जब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में क्या हो रहा है, देखो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो ये अल्फा है, ये अल्फा है। तो अब अल्फा कार्बन में जितना नंबर ऑफ अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन भी रहता है। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 6, 9, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने, 3 अल्फा हाइड्रोजन। जितना नंबर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, या फिर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमें प्लासा इफेक्ट मिलेंगे। यहाँ पे इस तरीके का हमें प्लासा इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो 3 प्लासा इफेक्ट, 2 प्लासा इफेक्ट, 1 प्लासा इफेक्ट। प्लासा इफेक्ट के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा सिस्टम, मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले। अगर प्लासा इफेक्ट के थ्रू पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट अल्फा हाइड्रोजन स्टेबल कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम स्टेबलाइज कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अगर मैक्सिमम स्टेबलाइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा लगेगा ना सिस्टम में है ही नहीं। तो अगर सिस्टम में नहीं है, सिस्टम नियरली न्यूट्रल है, और न्यूट्रल सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है देन चार्ज सिस्टम, इसीलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो ये। क्लियर हो गया। अब दूसरा तरीका है डिग्री निकालने की। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हमेशा मान लो ऐसे कार्बन एटम अटैच्ड नहीं है, कुछ और एटम अटैच्ड है, तो तब हम कार्बन एटम नहीं देखेंगे। 3 डिग्री के लिए तो सही है, 3 डिग्री के लिए देखो 3 कार्बन एटम अटैच्ड है, या फिर 3 डिग्री के लिए इस तरीके से एक्सप्लेन करो। 3 डिग्री के लिए 0 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जिस कार्बन के साथ, मतलब जिस कार्बन के साथ मान लो कहा गया, जिस कार्बन को हम देखेंगे, इस कार्बन के साथ अगर एक भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड नहीं है, मतलब कुछ यहाँ पे मान लो कार्बन भी अटैच नहीं है, कुछ और अटैच्ड है, देन अगर इसके ऊपर कार्बन के ऊपर प्लस है तो हम उसको भी तो कार्बोकैटायन बोलेंगे। तो किस बेस की बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री अगर यहाँ पे कार्बन एटम अटैच ना होकर मान लो यहाँ पे OCH है, ठीक है, यहाँ पे OCH है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ आपको, CH3 और यहाँ पे OCH है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो ये भी तो कार्बोकैटायन है। तो इसको स्टेबिलिटी किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बोलेंगे, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है इस कार्बन के साथ, 1 2 3, एक भी ये कार्बन अटैच्ड है, हाइड्रोजन एटम तो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो 0 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, इसलिए इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री सिस्टम। अगर 0 हाइड्रोजन अटैच्ड हो तो 3 डिग्री सिस्टम बोलेंगे। अगर एक हाइड्रोजन अटैच्ड हो, एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो, तो क्या बोलेंगे हम, 2 डिग्री सिस्टम। किस तरीके से, देखो सेम एग्जांपल देख लो, कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन एटम अगर कार्बोकैटायन के थ्रू कार्बन के साथ अटैच्ड होगा तो हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री सिस्टम। सिमिलरली स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यहाँ पे सेम है। तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर का तरीका, और डिग्री निकालने का 2 तरीका, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और उसके साथ डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच्ड है, 3 कार्बन 3 डिग्री, 2 कार्बन 2 डिग्री, 1 कार्बन 1 डिग्री। अगर हाइड्रोजन को देखना है उल्टा है, 0 हाइड्रोजन 3 डिग्री, 1 हाइड्रोजन 2 डिग्री और 2 हाइड्रोजन 1 डिग्री, राइट। तो 2 हाइड्रोजन होगा तो तीसरे नंबर पे कोई और अटैच्ड रहेगा। तो इसीलिए हम इस सिस्टम को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। ओके, चलो हो गया हमारा जनरल स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन के जनरल स्टेबिलिटी हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल मैं लूँगा इस तरीके का, चलो ये हमने फास्ट एग्जांपल दे दिया, चलो कुछ एग्जांपल 1 ले लेते हैं। ये एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। और ये सिस्टम हुआ तो क्या होगा, ये सिस्टम हुआ तो क्या होगा,
और ये सिस्टम हुआ तो क्या होगा। देखो मैं अब स्पीड में जाऊँगा, स्पीड से भागूंगा बहुत, ठीक है। तो देखो दोनों पे इंजीनियरिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज में क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज में डीलोकलाइजेशन होगा। किस तरीके का डीलोकलाइजेशन, इस तरीके का मेरे साथ करना हर चीज़, इस तरीके का डीलोकलाइजेशन मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। और ये होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर, क्या मिलेंगे हमें, फर्स्ट स्ट्रक्चर मिलेंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर मिलेंगे, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या मिलेंगे हमें, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। थर्ड स्ट्रक्चर क्या मिलेंगे हमें, थर्ड स्ट्रक्चर मिलेंगे इस तरीके का, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे CH2 रहेगा। तो हमें 3 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें 3 ही स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ कितने स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर देने वाले हैं, सेम स्ट्रक्चर इसके साथ सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ कितने दे सकते हो और 3 स्ट्रक्चर, टोटल कितने स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पे टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें। यहाँ पे टोटल कितने मिलेंगे, टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सिस्टम तो सेम है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से कार्बन के ऊपर ही डीलोकलाइज हो रहा है, ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। तो हमें बाकी फैक्टर को देखना है नहीं है, बस कार्बन कार्बन मतलब दोनों सिस्टम सेम ही है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर पार्टर्व स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो अगर ये ए है, अगर ये ए है और ये बी है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। डन। तो ये मिल गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। चलो सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में मैं क्या लूँगा, सेकंड एग्जाम्पल इस तरीके का होगा, CH3O CH2। देखो इस वीडियो को पॉज करके खुद लॉजिक लगाओ, फिर देखो मेरे लॉजिक के साथ मैच करना, राइट। फिर क्या होगा, आपको ऐसे दिमाग लगाना सीख जाओगे आप, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स जैम में आते रहते हैं एग्जाम्स में, राइट। चलो डन। अभी मैं क्या करूँगा, इसकी स्टेबिलिटी देखूंगा। सिमिलरली आप यहाँ पे बोलोगे यार सिंपल है, एकदम सिंपल है, अब मैं ऐसे रेजोनेंस करूँगा तो इजीली कर पाऊँगा। चलो देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है, एक चला गया। देखो मैं अब रेजोनेंस में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, तो ये हो गया न्यूट्रल। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहले भी था, पाई बॉन्ड फॉर्म अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है, राइट, ऑक्सीजन के पास ये, तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन कमी है। तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे गया, ये यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। बार बार मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है। एक टाइम बाद मैं बताना बंद कर दूंगा इसको। चलो फिर हो गया इस तरीके का रेजोनेंस, और कुछ पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इसका रेजोनेंस क्या होगा, इस तरीके का होगा, Me3N नाइट्रोजन के ऊपर प्लस। अब बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसमें से कौन सा रेजोनेंस अच्छे से होगा। डन। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम सिस्टम को स्टेबल नहीं कर सकते। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ए और बी में, ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बताओ। देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, EL ऑर्डर क्या है, EL ऑर्डर, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है देन नाइट्रोजन, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, ओके, वो अच्छी तरीके से नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाता है। अगर अच्छी तरीके से नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज को वो रखेगा अपने पास, मतलब पॉजिटिव चार्ज को वो प्रीफर नहीं करेगा। मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पॉजिटिव चार्ज को अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, दैट मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हमेशा। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसको हमेशा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा चाहिए होगा। कार्बन थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कार्बन का थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज चाहिए। दैट मीन्स हमेशा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। मतलब अगर ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोई भी पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, वो सिस्टम ऑक्सीजन फील अच्छा नहीं करेगा, उसको लगेगा वो बीमार हो गया, क्योंकि वो उसे चाहिए नेगेटिव चार्ज, फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ओके, ये है लेस स्टेबल, मतलब रेजोनेंस करके ये हो रहा है मोर स्टेबल। ओके, तो अब बताओ रेजोनेंस करके ये सिस्टम अगर रेजोनेंस कर रहा है, देन क्या ये लेस स्टेबल बन रहा है, ये फॉर्म यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस करके लेस स्टेबल बन रहा है, रेजोनेंस करके ये मोर स्टेबल बन रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज को कौन ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है बताओ, जिसमें रेजोनेंस अच्छे से होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज ये अच्छे से होगा। तो अगर ये मोर स्टेबल है ये फॉर्म, तो ये फॉर्म होने के लिए ये पार्ट होना जरूरी है। तो ये पार्ट कहाँ पे अच्छा होगा, बी में अच्छा होगा, ए में नहीं होगा, क्योंकि ये होने के बाद ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, दैट इज नॉट फेवरेबल। तो यहाँ पे ये फेवरेबली होगा, अगर फेवरेबली होगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अगर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल रहेगा। दैट मीन्स बी इज मोर स्टेबल देन ए। तो चलो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी क्या होगा, B इज
more stable than A. I hope now it's clear. चलो नंबर 3 एग्जाम्पल, नंबर 2 था ना पहले वाला, ओके नंबर 2, नंबर 3 एग्जाम्पल। नंबर 3 एग्जाम्पल में क्या लूँगा, इस तरीके का एग्जाम्पल लूँगा, राइट। चलो फिर ले लेते हैं CH2 प्लस कार्बोकैटायन और यहाँ पे एक OMe अटैच्ड है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। देखो हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देते रहना, समझने में आसानी होगी, आदत बन जाएगा फिर, ठीक है, हमेशा देते रहना। और मेरे साथ प्रैक्टिस करो, बार बार मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ प्रैक्टिस करो। चलो ये लेता हूँ A, ये लेता हूँ B, तो A और B में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, किस तरीके से होगा, और सॉरी यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। अब देखो सिमिलर लॉजिक है, लॉजिक सिमिलर है, किस तरीके से, देखो ये जो NO2 ग्रुप रहता है ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, -R, आपको पता है। OMe ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, सॉरी मैंने एक चीज़ भूल गया, पाई बॉन्ड देना। OMe ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, OMe ग्रुप +R इफेक्ट शो करता है, राइट, इन जनरल +R इफेक्ट शो करता है। अब क्या होगा, देखो अगर मैं डायरेक्टली रेजोनेंस कर रहा हूँ, डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूँगा मैं, ठीक है, मैं बॉक्स हटा रहा हूँ, ओके, तो बस बॉक्स को हटाना है ना, इसको चलो चलो मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ इसको पहले, डन, ओके ठीक है। तो अब मैं बॉक्स हटा दिया मैंने, अब क्या करना है, देखो अच्छे से, ये जो लोन पेयर होंगे यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। देखो इन जनरल क्या होगा, मैं आपको बता दूं पहले, इन जनरल क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इसको ये पाई बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो मिलेंगे, इसमें भी ये पाई बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेंगे, मतलब ये पाई बॉन्ड को लेके हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ें दोनों में कॉमन है। अगर दोनों में कॉमन है तो हम उसको उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस पाई बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ये रेजोनेंस छोड़ दो, ये वाला रेजोनेंस, बेंजीन रिंग का रेजोनेंस, तो हम ये जो पार्ट होंगे इससे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने क्या बोला, ये इफेक्ट, ये +R इफेक्ट शो करता है, ये -R इफेक्ट शो करता है, डन। तो +R इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, देखो अगर इस तरीके का +R इफेक्ट शो करेगा ये, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ तो उस नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, फिर इस नेगेटिव चार्ज से देखो क्या कर सकता है, मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ साइज, डन, इसका साइज बड़ा करता हूँ मैं, इसको साइज में बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, इसको साइज में बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, चलो डन, अभी ठीक है। चलो अगर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, ये नेगेटिव चार्ज अगर ये फॉर्म होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला नेगेटिव चार्ज अगर फॉर्म होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रेजोनेंस फिर से करेगा क्योंकि ये कार्बन के, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एज इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ तो इस कार्बन के ऊपर इस तरीके से रेजोनेंस करेगा। अगर रेजोनेंस किया तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे, देखो मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ ये रेजोनेंस, ठीक है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। आप पूरा रेजोनेंस करना, आपको समझ में आ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। CH2 स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस OMe, अब यहाँ पे तो हमें फाइनली ये स्ट्रक्चर मिलेंगे, मतलब ये इस सिस्टम में देखो ये कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है दैट मीन सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है बाय द इफेक्ट ऑफ +R ऑफ OMe ग्रुप। तो OMe ग्रुप का जो +R इफेक्ट है, OMe ग्रुप का जो +R इफेक्ट है, उस इफेक्ट के थ्रू सिस्टम स्टेबल हो रहा है, तो इसीलिए ये फास्ट सिस्टम स्टेबल होगा। चलो इसको मैं फिर से छोटा कर देता हूँ, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है ये, डन। चलो ये हो गया। अब सेकंड सिस्टम में क्या हो रहा है, सेकंड सिस्टम में ये ग्रुप, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, -R इफेक्ट शो, मतलब इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से खींच लेगा, ओके, खींच लेगा, ये अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिस्टम। तो बेंजीन रिंग जो सिस्टम है उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन को वहाँ से खींच रहा है देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से खींच रहा है देन क्या होगा, देन देखो ये इसमें, इससे तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इससे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी कमी है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की कमी बन जाएगी। अगर और इलेक्ट्रॉन की कमी बन रहा है देन ये सिस्टम थोड़ी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा,
समझ रहे हो ना। तो अगर नहीं कर पाएगा तो सिस्टम स्टेबल थोड़ी होगा, नहीं होगा। आप पूछ सकते हो ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो वो कैसे एक्सप्लेन करूँगा मैं। लेकिन भाई देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है कार्बोकेटायन के स्टेबल करने के बाद, यहाँ पे तो स्टेबल ही नहीं हो रहा है, उल्टा अनस्टेबल और ज़्यादा कर रहा है। क्लियर हुआ अभी। तो इसीलिए ए और बी में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कौन सा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, ए का स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन बी। डन। तो हो गया, मिल गया हमें आंसर। ओके चलो ये भी हो गया। चलो नंबर 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर 4 एग्जाम्पल में क्या लूँगा, इस तरीके से देखो, कल मैंने एक रिंग बॉन्ड इफेक्ट समझा था, रिंग बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, रिंग बॉन्ड समझाया था मैंने। अब रिंग बॉन्ड किस तरीके से क्या डोनेट करता है वो मैंने समझाया था, इस तरीके का दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक OH अटैच्ड है और इस कार्बन के ऊपर एक प्लस भी है, और तीसरा स्ट्रक्चर जो होंगे वो होंगे ये वाला, ये इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, CH3 है, CH3 है। डन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूंगा इसको। ओके चलो अभी क्या करना है, ये हो गया हमारा A, ये आ गया हमारा B, ये आ गया हमारा C। तो ABC में हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, राइट। तो चलो किस तरीके से देखना है, तो देखो यहाँ पे तीनों केस में इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देखो मार्क कर रहा हूँ, इस कार्बन के ऊपर येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, इस कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तीनों में इसका स्टेबिलिटी है, राइट। तीनों कार्बन में ये पॉजिटिव चार्ज है, तो तीनों का एक सेम कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या मिथाइल का कौन सा इफेक्ट शो होगा, यहाँ पे मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट। तो जितना प्लस आई इफेक्ट फर्स्ट में होगा उतना ही प्लस आई इफेक्ट सेकेंड में होगा, उतना ही प्लस आई इफेक्ट थर्ड में होगा। क्यों? क्योंकि तीनों सिस्टम में नंबर ऑफ जो मिथाइल ग्रुप है उसका पोजीशन भी सेम है, नेक्स्ट कार्बन और उसका नंबर भी सेम है CH3 ग्रुप का। तो इक्वली पॉजिटिव चार्ज को ये सिस्टम न्यूट्रलाइज करेगा, राइट। तो क्या प्लस आई इफेक्ट के थ्रू 1 2 सेकेंड कार्बन में मतलब प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, दो कार्बन तक मिथाइल ग्रुप, ये कार्बन एटम मतलब ये ग्रुप फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन 2 कार्बन तक काम करता है अच्छे से, तो काम करेगा। तो तीनों में स्टेबल सिस्टम एक ही तरीके से स्टेबल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, मतलब तीनों इफेक्ट से हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब तीनों इफेक्ट बेकार है, हमें किसी काम का नहीं है। प्लस आई इफेक्ट। तो कौन बाकी चीज़ें देखना है, बाकी मतलब यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे ये देखना है और यहाँ पे ये वाला पार्ट देखना है। इस पार्ट को देख के हमें सिस्टम को न्यूट्रलाइज है कि नहीं वो एक्सप्लेन करना है। तो हम वो किस तरीके से करेंगे, चलो मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे वो करने के लिए देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH ग्रुप होता है ना, ये OH ग्रुप जो होता है, ये OH ग्रुप प्लस माइनस R इफेक्ट शो करता है और माइनस I इफेक्ट शो करता है, दोनों माइनस I और माइनस R दोनों इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो अगर माइनस R और माइनस I इफेक्ट दोनों शो करेगा, यहाँ पे तो माइनस R किसी काम का नहीं है, यहाँ पे तो माइनस R किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि कैसे खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज को थोड़ी खींच सकता है, क्योंकि ये खींचता है इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको कभी देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्यों पाई बॉन्ड को छोड़ के अपने ऊपर प्लस लेके आएगा, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो प्लस स्टेबल है, बट ऑक्सीजन तो कार्बो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। तो यहाँ पे इसलिए ये सिस्टम पूरा माइनस R और माइनस I मतलब माइनस नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। यहाँ पे OH अटैच्ड है, तो OH किस तरीके से सिस्टम को स्टेबल कर सकता है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ये OH ग्रुप है, तो ये जो लोन पेयर है इसको देखो इस तरीके से अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, OH एक पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर, और बाकी जो मिथाइल ग्रुप था यहाँ पे ऑलरेडी अटैच्ड है। थर्ड सिस्टम में क्या होगा, देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ऑलरेडी इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, 2 मिथाइल ग्रुप हो गया न्यूट्रल। तो ये दोनों सिस्टम में B और C में पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ये दोनों प्रोडक्ट में कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। मैंने आपको एक रेजोनेंस करते वक्त मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल ये था कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा ये ABC में, A B और C में, वो हम देखते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू। तो देखो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, यहाँ पे भी एक ही स्ट्रक्चर मिल रहा है, दोनों में एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो आप बोलोगे ठीक है इस सिस्टम में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नॉट फेवरेबल। इस सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एटम के ऊपर आफ्टर रेजोनेंस, ये फेवरेबल। लेकिन
एक चीज़ मैंने बोला था, रेजोनेंस में, अगर रेजोनेंस का वीडियो नहीं देखा अभी जाके देखो, रेजोनेंस में ऑक्टेट फुलफिल को हमको नंबर 1 प्रायोरिटी देना है। ऑक्टेट फुलफिल को ये नंबर 1 प्रायोरिटी देना है, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद है क्या? रेजोनेंस इफेक्ट को हमें ऑक्टेट फुलफिलनेस को हमें नंबर 1 प्रायोरिटी देना है। व्हाट डज दैट मीन? ये सिस्टम नोटिस करो और ये सिस्टम नोटिस करो, इसका आपको ऑलरेडी पता है ये क्या कर रहा है, सिस्टम से और इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, मतलब सिस्टम को और अनस्टेबल बना रहा है, तो ये सिस्टम ऑलरेडी अनस्टेबल है, ठीक है, ये आपको पता है। तो ए का स्टेबिलिटी मिनिमम होगा, तो ए का स्टेबिलिटी क्या होगा? मिनिमम होगा। तो बी और सी में हमें बी और सी को यहाँ पे पुट करना है, बी और सी को यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे पुट करना है। डन। तो हम किस तरीके से पुट करेंगे? चलो, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर, तो एक स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, राइट? ये स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या मैंने बोला? ऑक्टेट फुलफिलनेस देखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नॉर्मल लॉजिक लगाए तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मोर फेवरेबल, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ये कम स्टेबल, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नॉट फेवरेबल, लेस स्टेबल होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला था ऑक्टेट फुलफिलनेस को हमें नंबर 1 प्रायोरिटी देना है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मीनिंग ये है हमें इलेक्ट्रॉन्स गिनना है, हर एक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है। किस तरीके से गिनेंगे? चलो, यहाँ पे इस कार्बन को ले लो, कार्बन के एक 1 हैंड 2 हैंड, एक प्लस मतलब एक और हाइड्रोजन एटम है, चलो लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एटम है। तो इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इस कार्बन के पास देखो 1 2, एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी तो प्लस है। चलो, इसको अगर मैं अच्छे से लिखूँ, इजीली लिखूँ, तो आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? क्योंकि इस तरीके से आपको लग रहा है मैं 6 क्यूब किस तरीके से काउंट कर रहा हूँ। चलो, मैं अगर इस तरीके से इसको ड्रॉ करूँ, यहाँ पे कार्बन एटम दे दूँ, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम दे दूँ, फिर यहाँ पे एक प्लस दे दूँ। अब नोटिस करो, एक कार्बन, एक एटम, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब एक बॉन्ड गायब है यहाँ से। तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्टेट नहीं है, ये क्या है? ये सेक्सटेट है, ऑक्टेट नहीं है, लेकिन ये क्या है? ऑक्टेट है। देखो, इस सिस्टम में ये भी सेक्सटेट था, इस कार्बन एटम सेक्सटेट था, यहाँ पे भी ये कार्बन एटम सेक्सटेट था, लेकिन रेजोनेंस के बाद ये ऑक्टेट हो गया, ये सेक्सटेट ही है। अब बताओ, ऑक्टेट अगर नंबर 1 प्रायोरिटी होगा और रेजोनेंस में, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये सिस्टम ना, ऑक्टेट ना। इसीलिए हमेशा याद रखना, ऑक्टेट फुलफिलमेंट को जोर देना है इसके ऊपर। चलो, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद आता है ए। तो ये है हुआ हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है? देखो, आप धीरे धीरे लगा रही हो ना लॉजिक, जो मैंने पहले समझाया था उसी को अप्लाई करके मैं डिफरेंट सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो, दूसरा एग्जाम्पल, नंबर 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2+। डन। तो ये एग्जाम्पल 1 है, तो इसमें क्या करना है? एक और एग्जाम्पल है, चलो इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल किस तरीके का है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2+, ये है एग्जाम्पल हमारा। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट स्ट्रक्चर में, फर्स्ट में यहाँ पे इस तरीके का रेजोनेंस होगा, यहाँ पे भी इस तरीके का रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होकर क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें? इस तरीके का। पीएच को मैं पीएच मतलब फिनाइल रिंग होता है, मैं तोड़ के लिखता हूँ, ठीक है, समझाने में आसानी होगी फिर। CH, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2, रेजोनेंस के बाद ये फॉर्म होगा। यहाँ पे रेजोनेंस के बाद क्या फॉर्म होगा? CH3। चलो, CH3 को भी मैं तोड़ के लिखता हूँ, दोनों को, अगर इसको तोड़ रहा हूँ तो उसको भी तोड़ना चाहिए मुझे। CH डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस CH2। अब बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? अब देखो, सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3, ये कार्बन क्या है? ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन क्या करता है? अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसके एक तो प्लस इफेक्ट शो होगा यहाँ पे, दूसरा क्या होगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो होगा। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो हो रहा है, देन सिस्टम स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट सिस्टम को स्टेबल कर रहा है, राइट। लेकिन फर्स्ट केस में क्या होगा? देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होगा। डीलोकलाइजेशन हम किसको बोलते हैं? जब रेजोनेंस होता है। तो मैं पूरा पार्ट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे इस तरीके कर रहा हूँ। CH होगा, डबल बॉन्ड जनरेशन हो गया, तो यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं होगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से इस तरीके का रेजोनेंस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके का रेजोनेंस होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो सिस्टम में, पूरे सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे सिस्टम में बिखर रहा है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, फिर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, प्लस रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस देखिए। डिलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली रेजोनेंस ही होता है। जब रेजोनेंस होगा तो मैंने क्या बोला था पहले, कौन सा इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कौन सा इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लास्ट दिन मैंने बेसिसिटी के दिन बताया था, रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट होता है देन बाकी इफेक्ट। अगर रेजोनेंस इफेक्ट बाकी इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा तो सिस्टम को स्टेबल कौन करेगा, कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला सिस्टम देन ये सिस्टम। तो कार्बोकैटायन को स्टेबल ज़्यादा कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्प्रेड कौन करेगा, ये सिस्टम, नॉट ये सिस्टम। तो अगर ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है तो स्टेबल कौन सा सिस्टम बनेगा, ये ए ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी। हो गया ना हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, मिल गया ना हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, डन। तो इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर को सिस्टम के, ठीक है। ओके चलो, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, डन। चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जो मैंने कल बताया था उसी के ऊपर बेस करके। कितने, नंबर 5 हुआ, नंबर 6 होगा। नंबर 6 में मैं क्या करूँगा, MeO लोन पेयर है यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये एक सिस्टम है। दूसरे सिस्टम में ये लूँगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OMe। देखो OMe का पोजीशन मैंने बदल दिया, राइट, बाकी सेम ही है, बस OMe का पोजीशन मैंने बदल दिया, राइट। एक बार OMe यहाँ पे अटैच्ड है, दूसरे बार यहाँ पे, इस कार्बन के दोनों अलग अलग कार्बन में अटैच्ड है। चलो अब चलो देखते रहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये A है हमारा, यह B है, तो और A और B में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बोलोगे ओके डन, इसमें भी इस तरीके का रेजोनेंस होगा, इसमें भी इस तरीके का रेजोनेंस होगा। तो स्ट्रक्चर क्या मिलते हैं रेजोनेंस के बाद, लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे OMe। इस तरीके का प्रोडक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। अब बताओ इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ देखो ये सिस्टम रेजोनेंस नहीं कर सकता। मैंने बहुत बताया था एक चीज़, अगर OMe ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, OMe ग्रुप याद रखना, तो कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये -I इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज ये ऑक्सीजन एटम जो होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ये -I इफेक्ट शो करता है अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। याद रखना OMe ग्रुप अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लिख देता हूँ मैं इसको, if OMe group does not participate, लिख के रखो इसको, into resonance, does not participate into resonance, फिर वो क्या करेगा, कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट will be shown। सिस्टम क्या करेगा, -I इफेक्ट शो करेगा, डन। तो याद रखना OMe ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन इस सिस्टम में क्या होगा, इस सिस्टम में देखो रेजोनेंस में फिर से पार्टिसिपेट करेगा और हमें एक और स्ट्रक्चर मिलेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। OMe प्लस आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरऑली पॉजिटिव चार्ज को थोड़ी कार्बोकैटायन को थोड़ी स्टेबलाइज किया जा रहा है ना, कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को हटाया गया ना इस रेजोनेंस के थ्रू। माना कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन ये सिस्टम क्या हो रहा है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और खींच रहा है, ये सिस्टम और खींच रहा है सिस्टम, राइट। अगर और खींचेगा सिस्टम को तो और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो सिस्टम स्टेबल थोड़ी होगा, वो तो अनस्टेबल बन जाएगा। तो ये सिस्टम क्या बनेगा, ये सिस्टम पूरी तरीके से एक अनस्टेबल सिस्टम बनेगा, अनस्टेबल। ये सिस्टम क्या बनेगा, स्टेबल। तो ये जो लाइन मैंने लिखा यहाँ पे, इसको याद रख लेना, इसको मार्क कर लेना, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 7 एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, नंबर 7 एग्जाम्पल नहीं लेना, चलो नंबर 7 एग्जाम्पल नहीं लेना। हमारा कार्बोकैटायन का जितने सारे एग्जाम्पल्स थे, हमने 6 एग्जाम्पल के, जितने भी तरीके का एग्जाम्पल्स था मैंने समझा दिया। बाकी जो एग्जाम्पल्स होंगे वो मैंने बोला था मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में मैं करवाऊंगा आपको कार्बोकैटायन का बाकी सारे एग्जाम्पल्स। तो अभी चलो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन।
तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी क्या होता है, कुछ कुछ फैक्टर्स मैं बता दूं पहले। एक, कार्बन आयन मतलब क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दिमाग नॉर्मल लॉजिक लगाओ, एक ये स्टेबल कब होगा, विल बी स्टेबलाइज्ड। देखो मैं सिंपली बता रहा हूँ, स्टेबिलाइज्ड। देखो केमिस्ट्री में तो इमेजिनेशन भी चाहिए आपको। अगर आपने समझा जो मैंने अभी तक समझाया या फिर प्रीवियस वीडियो से आपने देख लिए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा जो मैं आप बता रहा हूँ आपको। ए कब स्टेबल होगा, जब इसके साथ क्या अटैच रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच रहा तो पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा वो, मतलब नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा वो। अगर नेगेटिव चार्ज को खींच लिया देन ये सिस्टम क्या बन जाएगा, स्टेबल। मतलब मैंने क्या बोला, न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होता है कोई चार्ज सिस्टम से। तो नेगेटिव चार्ज को अगर खींच लिया तो नेगेटिव चार्ज का वहाँ पे डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब चार्ज डेंसिटी कम हो गया, मतलब सिस्टम नियरली न्यूट्रल हो गया। डन। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहना चाहिए इसके साथ। बी, और क्या अटैच रह सकता है ताकि सिस्टम स्टेबल हो, अगर मान लो ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है, अगर मान लो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो डीलोकलाइजेशन होने का मतलब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज अगर डीलोकलाइज्ड होगा तो पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाएगा तो सिस्टम को ऐसा लगेगा, हाँ आई एम ओवरऑल स्टेबल, मैं ओवरऑली क्या हूँ ना, एक स्टेबल सिस्टम हूँ और न्यूट्रल सिस्टम जैसा हूँ। पूरी तरीके से नहीं बट लेयरली, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है, पार्टिकुलरली एक कार्बन के ऊपर नहीं है, तो कार्बन आयन क्या होगा, इन दैट केस स्टेबल बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डीलोकलाइजेशन, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। डन। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा ये हो सकता है कि जो यहाँ पे जो कार्बन आयन होंगे, ये जो कार्बन आयन होंगे, इस कार्बन आयन का जब रेजोनेंस होगा तब आफ्टर रेजोनेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर नेगेटिव चार्ज कोई रेजोनेंस के बाद अगर कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नॉट दैट मच फेवरेबल, इसलिए वो स्टेबल होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन के थ्रू तो स्टेबल होगा ही, लेकिन अगर डीलोकलाइजेशन के वक्त नेगेटिव चार्ज कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आ जाए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, अगर उसके ऊपर आ जाए देन क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्टेबलाइज होगा, मतलब सिस्टम और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबलाइज होने का क्या होगा, ये तीनों विल स्टेबलाइज द सिस्टम, स्टेबलाइज आ कार्बन आयन, विल स्टेबलाइज आ कार्बन आयन, एक कार्बन आयन को स्टेबलाइज बनाएगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर वन एग्जाम्पल क्या लूँगा मैं, नंबर वन एग्जाम्पल क्या लेंगे हम यहाँ पे, इस तरीके का CH3 CH2 माइनस, दूसरा CH3 देखो बेसिक से स्टार्ट ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, CH माइनस। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, CH3 C माइनस CH3 CH3। अब बताओ मुझे, ये जो CH3 ग्रुप होता है कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, 2 CH3 2 प्लस आई, यहाँ पे भी प्लस आई, यहाँ पे भी प्लस आई। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा सिस्टम का, है ना, सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही इंक्रीज कर देगा। अगर सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दिया, मतलब नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था और नेगेटिव चार्ज भर रहा है सिस्टम में, क्या होता है, न्यूट्रल थोड़ी होगा सिस्टम, उल्टा हो जाएगा। तो जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, देखो और कोई चारा नहीं है हमारे पास, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव भी लोगे तो होगा ही नहीं वो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव होता या फिर डबल बॉन्ड होता तो हाइपर कॉन्जुगेटिव लेते। तो यहाँ पे बस इंडक्टिव इफेक्ट जो मिथाइल प्लस आई शो करता है उससे से हमें एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा होता है ना, अगर किसी को हम किसी को भूख लगाए, मान लो किसी को भूख लगाए, उसको दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, या तो उसको बहुत भूख लगा है या तो उसको बहुत कम पेट भरा है उसका, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस कार्बन, इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के ऊपर, इसके पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट। ओके, तो जिसके पास मिनिमम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, मतलब मिनिमम अनस्टेबल होगा, जो ये मैक्सिमम अनस्टेबल है, ये मिनिमम अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, उल्टा ना। तो ये मान लो ए है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, आपको समझ में आ रहा है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए बी सी, इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर हम एक्सप्लेन करेंगे। डन, बी ग्रेटर देन सी, ये होगा हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो सेकेंड एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सेकेंड एग्जांपल किस तरीके का होगा,
सेकेंड एग्जाम्पल मैं लूँगा थोड़ा सा अजीब तरीके का। देखो मैंने जो जो आपको बताया हर एक चीज़ समझा दूंगा मैं, ताकि आपको बाद में मिसलिनियस प्रॉब्लम में और 30-40 एग्जाम्पल्स में कर पाऊंगा टोटल। ठीक है, टोटल ऐसे 50-60 एग्जाम्पल, 50 तो होगा ही शायद वहाँ पे टोटल, ताकि हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके डन। तो ये है नंबर 1, ये मान लो ये ले लो ए, ये ले लो बी। अब बताओ, मैं पूरा रेजोनेंस नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है, पूरा रेजोनेंस नहीं कर, तो यहाँ पे इस तरीके का रेजोनेंस होगा, सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इस तरीके का रेजोनेंस होगा, नेगेटिव आएगा, इस तरीके का रेजोनेंस होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे हमें। इस सिस्टम में क्या होगा, इस तरफ क्या होगा +3, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर, टोटल कितने स्ट्रक्चर, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे मिलेंगे फॉर बी। अगर नंबर ऑफ, देखो दोनों तरफ रेजोनेंस का जो प्रोसेस है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव था, फिर कार्बन के ऊपर नेगेटिव जा रहा है, फिर कार्बन के मतलब यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे 2 रिंग सिस्टम है, तो जस्ट बस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग है, बाकी रेजोनेंस का तरीका तो सेम ही है, बस इसलिए हमें बस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना है। तो कौन से सिस्टम होंगे ए और बी में जिसमें नेगेटिव चार्ज का स्प्रेड ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स बी में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा ओवर द सिस्टम, इसलिए स्टेबिलिटी किसका है, तो इसको इस सिस्टम को लगेगा नहीं, इसके ऊपर इस सिस्टम में नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, ऐसे बिखर गया पूरा नेगेटिव सिस्टम, लगेगा हाँ हम न्यूट्रल है, हम शांति से है। ओके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा मतलब कार्बोकेटायन का उल्टा कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा बी इज ग्रेटर देन ए, जहाँ पे जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, स्प्रेड मतलब डीलोकलाइजेशन होता है। चलो नंबर 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर 3 एग्जाम्पल में मैं क्या लूँगा, नंबर 3 एग्जाम्पल में मैं इस तरीके का लूँगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस है यहाँ पे, और दूसरा एग्जाम्पल में ये लूँगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। देखो यहाँ पे भी क्या क्या तरीका हो सकता है रेजोनेंस का, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, हो गया रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, ये इस तरफ भी तो जा सकता है। तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक स्ट्रक्चर क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सी जब ये रेड बॉन्ड घूमेगा तब इस तरीके का मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे O माइनस CH3। ओके, और अगर ये येलो बॉन्ड घुमा तो क्या मिलेगा हमें, CH3 C O माइनस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3, नीचे लिख दिया मैंने, जगह नहीं था। ओके ठीक है, अब इसमें क्या होंगे, एक ही स्ट्रक्चर मिलेंगे, क्या स्ट्रक्चर वो, CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ दोनों का रेजोनेंस करने का तरीका तो सेम ही है, यहाँ पे भी कार्बन के नेगेटिव है, कार्बोनिल बाजू में है, इसका -R इफेक्ट होता है, -R इफेक्ट शो करता है, मैंने बताया था ये -R इफेक्ट शो करता है, -R इफेक्ट, यहाँ पे एक -R, यहाँ पे एक -R। तो अगर मान लो कार्बोकेटायन के वक्त क्या हो रहा था, -R मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था ही नहीं और खींच रहा था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अगर नेगेटिव चार्ज -R इफेक्ट के थ्रू सिस्टम से खींचा जा रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज का चार्ज डेंसिटी घटाया जा रहा है। अगर घटाया जाएगा तो क्या होगा, सिस्टम में इस सिस्टम में पार्टिकुलरली एक पार्टिकुलर जगह पे नेगेटिव चार्ज का लोकलाइज नहीं रहेगा, सिस्टम तो एक रिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है स्टेबल बनने के लिए, दूसरा सिस्टम को कोई और खींच रहा है ताकि वो नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए सिस्टम में। ओके, तो ये दोनों इफेक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन इसमें ज़्यादा हो रहा है। ये मान लो ये ए है, ये ले लो बी है, तो और ए और बी में ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, बी में ज़्यादा स्ट्रक्चर मिल रहा है, दैट मीन्स क्योंकि रेजोनेंस तो सेम टाइप का है, बस स्ट्रक्चर ज़्यादा मिल रहा है बी में, तो स्ट्रक्चर तो सेम टाइप का रेजोनेंस है, अगर बी में स्ट्रक्चर ज़्यादा मिल रहा है तो स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी कौन किसका ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी होगा बी का देन ए। हो गया ना, ये था ना इजी लॉजिक। चलो हो गया ये भी। नंबर 4 एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। नंबर 4 एग्जाम्पल किस तरीके का होगा, इस तरीके का, इस तरीके का एग्जाम्पल मैं लूँगा, सॉरी थोड़ा क्लियरली ड्रॉ करूँ मैं, इस तरीके का एक दूसरा स्ट्रक्चर ये लेंगे, ये तीसरा स्ट्रक्चर ये। आप बताओ, सॉरी 3 स्ट्रक्चर, अब बताओ
तीनों सिस्टम में नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तीनों सिस्टम में, मतलब वो कॉमन है, स्टेबल इक्वली है। लेकिन अब नेगेटिव चार्ज अगर एक जगह पे लोकलाइज रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, उसको डीलोकलाइज करना है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, तो वो किस तरीके से करेगा, देखो ना, ए में ये अगर ए होगा, ये अगर बी होगा, ये अगर सी होगा, ए में क्या हो रहा है, इस तरीके का एक रेजोनेंस पॉसिबल होगा, और दूसरा भी होगा, इस तरीके का भी हो सकता है। तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, टोटल कितने, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या होंगे, एक ही तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ पे कोई रेजोनेंस होगा ही नहीं, है ना। अगर कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा मतलब नेगेटिव चार्ज हाईली डीलोकलाइज्ड, यहाँ पे हाईली डीलोकलाइज्ड मतलब लीस्ट स्टेबल, स्टेबल है ही नहीं, और अनस्टेबल। यहाँ पे मोर स्टेबल क्योंकि ज़्यादा स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें, यहाँ पे लेस स्टेबल, और यहाँ पे अनस्टेबल। अब बताओ, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल और अनस्टेबल मिल गया, तो हमें ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ये होगा ना, ए बी और सी। देखो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। चलो नंबर 5 एग्जाम्पल लेना है अभी मुझे। नंबर 5 में क्या लूँगा मैं, इस तरीके का एकदम, देखो प्रैक्टिस करना, मैं बता रहा हूँ ना, आपका बेसिक कंसेप्ट इतना क्लियर होगा कि आपने सोचा भी नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना पसंद आ जाएगा आपको, ठीक है। आप एक टीचर बन गए, फ्यूचर में अगर बन गए ना, आप इसी तरीके से समझोगे जैसे मैं समझा रहा हूँ, या फिर मुझसे भी अच्छे से समझोगे आप, ठीक है। ये बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हो गया, रेजोनेंस में पूरा अब नहीं करूँगा, और प्रीवियस वीडियो आपको देखना ही है रेजोनेंस समझने के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है रेजोनेंस में। तो इस तरीके का रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फिर दूसरा रेजोनेंस यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, ओके, फिर तीसरा रेजोनेंस यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, मतलब 3 स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है ऑलरेडी। अब चौथा एग्जाम्पल रेजोनेंस भी होगा, मैंने बहुत बार करवाया इस तरीके का, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, प्लस 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल कितने स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे टोटल हमें मुझे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, ओके। यहाँ पे ले लो, करते रेजोनेंस, ये ए ये बी सिस्टम है, करते रेजोनेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गिरा, यहाँ पे रेजोनेंस हो गया नेगेटिव चार्ज। देखो मैं एक पूरे रेजोनेंस एक ही सिस्टम में दिखा रहा हूँ, बार बार ड्रॉ ना करके, बट आप पूरा ड्रॉ करना, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। तो कहाँ का नेगेटिव आया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस सिस्टम में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सिस्टम में, और लास्ट में यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर, 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 3 स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे टोटल हमें, यहाँ पे हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखो जो यहाँ पे अगर नेगेटिव होता तो ही तो यहाँ पे गिरता और यहाँ पे इस तरीके का रेजोनेंस होता, यहाँ पे गिरता और यहाँ पे रेजोनेंस होता है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव फॉर्म हो ही नहीं रहा, यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा, हो कहाँ रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे करके देखो बॉन्ड ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है रेजोनेंस। तो इस यहाँ पे इसलिए 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है क्योंकि दोनों सिस्टम सेम ही है, बाकी चीज़ें कंपेयर नहीं करनी है, बस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होगा, ए ग्रेटर देन बी। आई होप नाउ इट्स क्लियर, डन। अब हम जाएंगे डायरेक्टली कहाँ पे पता है, रेडिकल में। हम अब रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे एरोमेटिसिटी में, उसके बाद हम जाएंगे मिसलिनियस प्रॉब्लम्स में, या फिर टॉटोमेरिज्म भी डिस्कस कर सकते उसके बाद में मैं। तो अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा चीज़ें बनाया, ठीक है। ये लेक्चर 11 चल रहा है, ये लेक्चर 11 होगा, लेक्चर 12 में शायद टॉटोमेरिज्म में डिस्कस कर सकता हूँ, ताकि पूरा जो टॉपिक है वो आपको ईजिली समझ में आए, ओके। तो रेडिकल देखो अब क्या करेंगे, मैंने बोला था क्या, रेडिकल, और इसको हम एग्जैक्टली और बोल सकते हैं फ्री रेडिकल, ओके। तो फ्री रेडिकल हम अब डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, रेडिकल कब फॉर्म होता है, जब दोनों एटम, मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, इस तरीके का सिस्टम, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम, ये जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ से फॉर्म होता है रेडिकल। हाउ, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाता है, हाफ एरो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। फॉर्म क्या होना है, फॉर्म या ये होना है कि C प्लस C, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट। तो हमें 2 स्ट्रक्चर मिल चुके हैं, राइट। तो ये है, ये किसके थ्रू हुए, होमोलाइटिक क्लीवेज, मैंने ऑलरेडी बताया होमोलाइटिक क्लीवेज। अब डेफिनेशन तो मिल गया आपको कि रेडिकल क्या होता है। तो चलो 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं।
अगर मिथाइल CH3 अगर बताओ यहाँ पे अगर कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव रहा, क्या बोलोगे? मिथाइल कैटायन। नेगेटिव रहा, क्या बोलोगे? मिथाइल एनायन। रेडिकल रहा तो रेडिकल, है ना, इजी। सिमिलरली मान लो एक फिनाइल ग्रुप है, ये फिनाइल एटम, फिनाइल बोला जाता है इसको ये अगर इस तरीके से एक ग्रुप छोड़ दो, एक बॉन्ड छोड़ दो, इसको बोलेंगे फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप के साथ ये अगर ऑलरेडी एक पॉजिटिव रहा, फिनाइल कैटायन, नेगेटिव रहा फिनाइल एनायन, इसका नाम क्या होगा? फिनाइल रेडिकल। समझ में आई बात? ओके चलो, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फिनाइल कैटायन, फिनाइल एनायन। ओके ओके डन। चलो हमारा हो गया रेडिकल का बेसिक। अब क्या डिस्कस करना है? अब हमें देखना है रेडिकल किस तरीके से फॉर्म होता है। उससे पहले मैं चलो एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, ठीक है। फिनाइल मिथाइल दे दिया, अब चलो CH3 CH2 डॉट, तो ये क्या होगा? ये होगा इथाइल रेडिकल। देखो ना, बस इथाइल ग्रुप है, जो ग्रुप होगा यहाँ पे ग्रुप दे दो, हैंड दे दोगे इसको छोड़ के, यहाँ पे अगर ये ना रह के यहाँ पे अगर एक ऐसे रहेगा तो इसको इथाइल ग्रुप बोलेंगे, तो उस जगह पे डॉट दे दो तो ये बन जाएगा इथाइल रेडिकल। सिमिलरली अगर मैं इस तरीके से बोलूँ CH3 CH3 CH3, यहाँ पे ग्रुप दे दो तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप की जगह पे यहाँ पे अगर लास्ट में ये वाला, इसमें अगर एक ग्रुप ना रह के रेडिकल रहा तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल रेडिकल, है ना, आइसोप्रोपाइल रेडिकल। चलो एक और लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, इसको हम आइसोप्रोपाइल गलत बोल दिया था, इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। और अगर मुझे इस तरीके का एग्जांपल लेना है जो मैंने अभी लिया था, तीनों CH3 एटम है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, 3 डिग्री टी ब्यूटाइल ग्रुप। ओके, इस तरीके से लिखते हो। अगर यहाँ पे ग्रुप ना रह के यहाँ पे एक रेडिकल रहता तो हम क्या बोलते हैं इसको? टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। समझ में आई बात? तो मान लो यहाँ पे रेडिकल ना रह के पॉजिटिव रहता तो क्या बोलते? टर्शियरी कैटायन, टर्शियरी एनायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बन आयन। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे रेडिकल रह रहा है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डॉट रह रहा है यहाँ पे इस तरीके का, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल। समझ में आई बात? चलो हो गया। अब हाउ टू सिंथेसिस रेडिकल, रेडिकल हम किस तरीके से सिंथेसिस करेंगे तो मैं डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा। जैम का जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे उसमें डिस्कस करूंगा डिटेल्स में, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट डिस्कशन है। अभी बस रेडिकल की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करना है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बेसिक में, ठीक है। तो उसको किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं हम, तो जेनरेशन, चलो हम जनरेट कर लेते हैं। ओके, जेनरेशन ऑफ रेडिकल्स, किस तरीके से रेडिकल को हम जनरेट कर सकते हैं? बहुत इजी है। चलो एक है फास्ट वे जो है वो है थर्मोलिसिस, सॉरी थर्मोलिसिस। सेकेंड तरीका जो है फोटोलिसिस। तो व्हाट इज थर्मोलिसिस? फोटोलिसिस। थर्मो से पता चल रहा है हीट, फोटो से पता चल रहा है जो लाइट होता है वो। थर्मोलिसिस और फोटोलिसिस क्या करता है? थर्मोलिसिस और फोटोलिसिस जनरली रेडिकल फॉर्म करता है, ठीक है। रेडिकल किस तरीके का? चलो थर्मोलिसिस का एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जैक्ट जो एग्जैक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन में होता है उस तरीके का एग्जांपल मैं एक लूँगा थर्मोलिसिस में। तो एग्जांपल कौन सा लूँगा? चलो एग्जांपल लेता हूँ इस तरीके का, ठीक है, एक रियल एग्जांपल लूँगा। देखो ये एक सिमेट्रिक सिस्टम है ना, देखो सिमेट्रिक क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसके इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, दोनों सेम ही ग्रुप है। तो सिमेट्रिक सिस्टम के बीच में से क्या होता है? रेडिकल ग्रुप ब्रेक करता है हमेशा। सिस्टम सिमेट्रिक सिस्टम के बीच में से, चलो मैं थोड़ा पहले ये ग्रुप बॉन्ड को अच्छे से दे देता हूँ, इस बीच में से ब्रेकिंग होती है हमेशा। देखो मैंने जब इस रेडिकल समझाया था आपको तो यहाँ पे क्या किया था? देखो एक सिमेट्रिक सिस्टम, यहाँ पे भी जो ग्रुप, यहाँ पे भी सेम ग्रुप, मतलब एक सिमेट्रिक सिस्टम मैंने लिया था। और सिमेट्रिक सिस्टम के ये जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड के
अलग अलग डिवीजन होते हैं। लेकिन अनसिमेट्रिकल सिस्टम में भी रेडिकल फॉर्म हो सकता है, ये मत सोचना बस सिमेट्रिकल में होता है, लेकिन हम सिमेट्रिक से ही समझेंगे ताकि ईजी हो समझने में। और अनसिमेट्रिकल वो डिफरेंट फिर रिएक्शन के सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी सिमेट्रिकल सिस्टम में ब्रेक करते हैं ये बॉन्ड। चलो जब ब्रेक करेंगे किस तरीके से ब्रेक करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहेगा। तो पहले इसका नाम बोल देते हैं, नाम क्या है इसको, डाई बेंजोइलॉक्स पेरोक्साइड, डाइबेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, तो डाइबेंजोइल पेरोक्साइड जो है ये हमारा सिस्टम, इसमें क्या होगा, रेडिकल फॉर्मेशन का किस तरीके। और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट हमें मिलेंगे टू यूनिट पीएस सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ के ऊपर एक डॉट। देखो पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर थे वो तो है ही, उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा। अब पूछोगे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मतलब तो नेगेटिव चार्ज होता है। नो 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 नो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं होता। देखो सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होता है, ये दोनों। अगर ये दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये खा जाएगा, ऑक्सीजन अकेला खाएगा, देन इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, इसके इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, इसके इलेक्ट्रॉन भी ये ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना इसके ऊपर, ये वाला, इसलिए इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब इसका ही इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा और किसके इक्वली डिवीजन होगा, तब अपने ही इलेक्ट्रॉन को, मतलब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा है ना इसके पास, ठीक है, तो उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे रेडिकल। डन। तो यहाँ पे भी जो मिल रहा है यहाँ पे भी सेम मिल रहा है, इसलिए मैंने 2 यूनिट लिखा, सेम यूनिट। तो ये थर्मोलिसिस, मतलब ये कब होगा, जब हम हीट देंगे सिस्टम को, हीट अप्लाई करेंगे, हीट समझ लो, इसको हीट अप्लाई करेंगे सिस्टम को। सिमिलरली अगर मैं एक और सिस्टम लूँ जहाँ पे हीट की जगह पे क्या अप्लाई करना है, कुछ और अप्लाई करना है, जैसे कि मान लो H लाइट अप्लाई करना है, तब क्या होगा, चलो देख लेते हैं। तब इस तरीके का फॉर्म होगा, सी कुछ भी एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो जब हीट अप्लाई करेंगे थर्मोलिसिस में, लाइट अप्लाई करेंगे, लाइट अप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, डिवीजन हो जाएगा। अब देखो तो हीट थर्मोलिसिस में क्या होता है, आप यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो, यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक कहीं से भी हो सकता है। मैंने बोला था ना सिमेट्रिक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिमेट्रिक में दिखा रहा हूँ, बट अनसिमेट्रिकल देखो यहाँ पे होमोलिसिस ही हो रहा है, क्या नाम था उसका, होमोलाइटिक क्लीवेज ही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज ही हो रहा है। बट यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब दो जो सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, ये होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक मतलब सिमेट्रिकल सिस्टम में क्लीवेज नहीं होता, याद रखना। होमोलाइटिक मतलब इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या मिलेंगे हमें, प्रोडक्ट क्या मिलने वाले हैं, प्रोडक्ट मिलेंगे। इसको अगर हम हीट फोटोलिसिस, जिसको H न्यूज से हम समझाएंगे, 2 यूनिट CH3 CH एक डॉट CH3, 2 यूनिट हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे, राइट। तो ये प्रोडक्ट हमें 2 यूनिट मिलेंगे, क्यों, बिकॉज ये सिस्टम एक इक्वली डिवीजन हो रहा है। अगर यहाँ से होता तो अलग अलग यूनिट मिलते, अगर यहाँ से होता तो अलग अलग यूनिट मिलता, यहाँ से होता और अलग, यहाँ से होता तो भी अलग यूनिट ही मिलता हमें। तो 2 यूनिट नहीं मिलता, अलग अलग 2 प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, 2 अलग अलग रेडिकल मिलते हैं हमें। तो ये है हमारा जो रेडिकल फॉर्म होता है थर्मोलिसिस और प्रोलिसिस, इसका पार्ट। अब पूछोगे थर्मोलिसिस में, मुझे एक चीज़ बताना था, थर्मोलिसिस में ये आप पूछ सकते हो ये बॉन्ड ब्रेक क्यों होता है। फोटोलिसिस में क्या होता है, ये बॉन्ड में का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत लूज हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, थर्मोलिसिस में भी होता है। तो यहाँ पे एक और रीज़न आपको मैं देता हूँ, चलो फिर क्या होगा, फ्यूचर में अगर मैं तोड़ूंगा किसी को भी तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, पूरा सा क्लियर करके पहले से लिखता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, एक और नया चीज़ है, ओ ओके। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, और लोन पेयर कहाँ पे, पी और वैकेंट पी ऑर्बिटल में लोन पेयर रहता है। अब जब लोन पेयर अवेलेबल है ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन। जब रिपल्शन होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपने आप को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आधा चला जाएगा, इसके ऊपर आधा चला जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये बॉन्ड फिर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है जब ये रिपल्शन होता है तब, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गई होगी थर्मोलिसिस और फोटोलिसिस क्या होती है। बस डिफरेंस इतना, थर्मोलिसिस में रिपीट होता है, फोटोलिसिस मतलब लाइट होता है, इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है रेडिकल जनरेशन का बेसिक प्रोसीड्यूर, जिस तरीके से रेडिकल जनरेशन होता है। ओके चलो, फिर ये था छोटा सा एक टॉपिक। अब
एक और मैं रेडिकल जनरेशन का एग्जांपल देता हूँ, एक रिएक्शन का एग्जांपल देता हूँ, फिर आई होप रेडिकल भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं रेडिकल का स्टेबिलिटी आपको दिखाऊंगा। चलो एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल किस तरीके का देखो। अब मान लो इस तरीके का सिस्टम ले रहा हूँ, रेडिकल क्यों फॉर्म होगा सिस्टम में हीट देने से। ठीक है, ये एक सिस्टम मैंने ड्रॉ कर लिया। तो इस सिस्टम में हीट देने से, ये एक सिमेट्रिक का सिस्टम है, देखो इसके दोनों पार्ट, इस पार्ट और ये पार्ट सेम पार्ट है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये रेडिकल क्यों फॉर्म करेगा। देखो बात सिंपल है, ये जो N2 है ना, ये वाला, ये उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन N2 जो एटम होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है सिस्टम। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब मैक्सिमम ओवरलैपिंग मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अगर मैक्सिमम स्टेबल सिस्टम बन रहा है, देन व्हाट विल हैपन, तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में। ठीक है, ये जो बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक इसके पास जाएगा, दूसरा इसके पास जाएगा, फिर इसमें एक इसके पास जाएगा, दूसरा इसके पास जाएगा। तो इसके पास जाना मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना, मतलब क्या होता है, एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, पहले कितने बॉन्ड्स थे, 2 बॉन्ड, एक और बॉन्ड फॉर्म होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड भी टूट गया, तो क्या क्या फॉर्म हुआ देखो। चलो प्रोडक्ट लिखते हैं हम, प्रोडक्ट ये होगा ना, ये CH2 डॉट प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH2, इस तरीके का प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट। तो ये दोनों सेम है, मतलब 2 यूनिट ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ये रेडिकल फॉर्म होंगे, और 1 यूनिट नाइट्रोजन गैस, ये गैस जो सिस्टम से हवा हो जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग। दैट मीन्स यहाँ पे N2 फॉर्म होने के लिए, ये N2 फॉर्म होने के लिए इस तरीके का ब्रेकिंग होगा, यहाँ से भी ब्रेकिंग नहीं होगा, यहाँ से भी ब्रेकिंग नहीं होगा, यहाँ से ही ब्रेकिंग होगा। क्यों, क्योंकि एक ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा है, एक ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा है, जिस ड्राइविंग फोर्स की वजह से क्या होगा, हमारा ये नाइट्रोजन बॉन्ड जो है, ये फॉर्म होने के लिए, ये बॉन्ड फॉर्म होने के लिए यहाँ से ही ब्रेक होगा, कहीं और से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है रेडिकल फॉर्म होने का टेंडेंसी। तो सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, आप खुद करना इसको। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N CH3, तो क्या होगा, यहाँ पे भी ब्रेकिंग किस तरीके से, 1 2 और तीसरा ये, चौथा ये, तो हमें क्या मिलेंगे, 2 यूनिट CH3 डॉट मिलेंगे और 1 यूनिट N ट्रिपल बॉन्ड N मिलेंगे। तो ये भी एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स की तरह ये भी काम कर रहा है, ताकि हमें ये प्रोडक्ट मिले। ये प्रोडक्ट पाने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से ही पार्टिकुलरली ब्रेक होगा। ठीक है, आपको और पता भी है डबल बॉन्ड मोर स्टेबल होता है देन सिंगल बॉन्ड, तो ये भी एक रीजन है कि यहाँ से क्यों ब्रेक हो रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जहाँ पे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ से क्यों ब्रेक हो रहा है, ये टेंडेंसी N2 एक स्टेबल सिस्टम फॉर्म होने के लिए। ठीक है, सिस्टम को हमेशा स्टेबल ही होना रहता, तो वो स्टेबल सिस्टम फॉर्म होने के लिए इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है रेडिकल जनरेशन, इस तरीके से होता है रेडिकल। अब चलो डिस्कस कर लेते हैं रेडिकल के स्टेबिलिटी किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे ऑफ रेडिकल। तो रेडिकल के स्टेबिलिटी एग्जैक्टली हम कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन जैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप बोलोगे कार्बन एनायन कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहता है, तो उसको इसके साथ क्या रिलेशन है। देखो सिंपल लॉजिक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको। सी एक रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल। ठीक है, दूसरा छोटा करके लिखता हूँ, नहीं तो एक लाइन में आएगा नहीं। तीसरा ये कार्बन के ऊपर है नेगेटिव। ठीक है, थोड़ी सॉरी मैं चेंज कर देता हूँ इसको, नहीं तो आपको लगेगा हाइड्रोजन के ऊपर रेडिकल लिखा मैंने। इसको हाइड्रोजन के यहाँ पे रेडिकल देता हूँ। चौथा स्ट्रक्चर क्या होंगे, तो अच्छे से नोटिस करना, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडिकल आ गया। अब नोट करना यहाँ पे A B C D, A इसको A ले लो, इसको B, इसको C, इसको D। A B C D में किसका स्टेबिलिटी, कौन सा रेडिकल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, यहाँ पे रेजोनेंस ही होगा। रेजोनेंस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। किस तरीके से,
चलो देख लेते हैं, रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे जो सिस्टम है एक डॉट है, तो इसको कार्बोकैटायन की तरह लो। रेडिकल मतलब क्या होता है, कार्बोकैटायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, ठीक है। रेडिकल में क्या होता है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। कार्बन के देखो, कार्बन देखो, मैं रेडिकल एक्चुअली होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ एक लाइन में, यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ करके समझा देता हूँ, ठीक है। कार्बन 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ पे डॉट है। व्हाट डज दैट मीन, ये डॉट का मतलब क्या, देखो कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ना 6 है ना 8 है, 7 बीच का, ठीक है। 6 होता तो कार्बोकैटायन होता, 8 होता तो कार्ब एनायन होता, 7 है, दैट मीन्स रेडिकल है ये। एट द सेम टाइम में आपको कार्बन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए नहीं है, या फिर कमी भी नहीं है, इसलिए देखो कार्बन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4 है, तो कार्बन के पास 4 ही, तो क्यों पॉजिटिव होगा, इसलिए होता है। रेडिकल जनरली कार्बोकैटायन की तरह बिहेव करता है क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक नहीं है। बाय द वे रेडिकल में प्रॉब्लम बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। रेडिकल कार्बोकैटायन की तरह बिहेव करता है क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है नेगेटिव फॉर्म होने के लिए, लेकिन उसका इन जनरल उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। ये ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, हेप्टेट फुलफिल है, सेक्सटेट भी नहीं है, हेप्टेट है, सेक्सटेट और ऑक्टेट के बीच में है, राइट। तो इसको हम रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप रेजोनेंस किस तरीके से करेंगे, प्रूफ मतलब अलग तरीके से रेजोनेंस होगा। तो देखो अब मैं किस तरीके से रेजोनेंस कर रहा हूँ इसको, ओके। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा, आपको देख के पता चल रहा है, बाकी करता हो फिर अब ट्राई करना। अब देखो इस बॉन्ड में ए पाई बॉन्ड में होता है, अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता तो आप क्या करते, यहाँ पे एक झटके में रेजोनेंस कर देते, लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है बट यहाँ पे एक डॉट है, रेडिकल सिस्टम है। तो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, तो एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 में से क्या करता हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेजता हूँ। तो कार्बन के ऊपर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पहले से अवेलेबल था, एक इलेक्ट्रॉन को और भेज दिया मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया कितने, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड हो गया, फॉर्म बॉन्ड। सिमिलरली ये जो आएगा ये इस तरफ जाएगा। क्यों इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अब अगर नहीं भी लिखोगे तो भी ये जो कार्बन एटम है इसके साथ ही तो ये अटैच रहेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसके ऊपर रखने के लिए इसको दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। तो समझ जाओ, इसको बस दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो हमें क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेंगे, देखो CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो अगर मान लो यहाँ पे एक डॉट ना रह के एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रहता, देन क्या करते, पूरा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे शिफ्ट कर देते पूरी तरीके से, यहाँ पे हो जाता डबल बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पे आ जाता पॉजिटिव। सिमिलरली देखो यहाँ पे बस एक पॉजिटिव की जगह पे एक डॉट आ गया, बाकी देखो सेम ही तो स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव आता, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे डॉट आ गया। तो कार्बोकैटायन की तरह ही रेजोनेंस है, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का नहीं। देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन का दिखाया यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का दिखाया। तो आप इस सिस्टम का एक्सप्लेन करते हैं हम। देखो इस सिस्टम में क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये क्या ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एक हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो करता है ये ग्रुप, तो ये प्लासा इफेक्ट भी शो करेगा, लेकिन प्लासा इफेक्ट से उतना ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कमी को दूर नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट शो करना है हमें, तो सिमिलर तरीके का है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब इस पार्ट को हमें इस तोड़ के ड्रॉ करना है, तो कर रहा हूँ मैं ड्रॉ, C1 और H2 यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों में से क्या होगा, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर कार्बन के ऊपर ही रहेगा, बस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक आ जाएगा, दोनों मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जो हाइड्रोजन के ऊपर क्या पहले क्या होता था, अगर मान लो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस होना मतलब यह पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता था और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस फॉर्म होता था। मैंने बोला सेम टू सेम कार्बोकैटायन की तरह होता है। अगर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ ही रहेगा, मतलब हाइड्रोजन डॉट फॉर्म होगा। तो चलो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे आ गया हमारा H डॉट, है ना। अब देखो गिनो टोटल इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 2 3 4 4 हैंड, मतलब 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन का कितने हैंड्स, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन्स, सारे ऑक्टेट फुल मिले, हाइड्रोजन बन गया H डॉट, है ना। तो मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास ही है ना, मज़ेदार चीज़। ओके चलो फिर हमारा हो गया। ओके चलो फिर अब डी कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या होगा, देखो इसमें भी सेम, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इस तरीके का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पार्टिकुलर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके शिफ्ट हो रहा है, अगर एक शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से, एक यहाँ से आया, एक दूसरा यहाँ से आया, 2, तो 1 2
मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो गया तो एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर एक ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर ये, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहेगा। तो देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, आप समझ जाओगे फिर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इस कार्बन के ऊपर एक डॉट फॉर्म हो गया। और सिमिलरली ये अब अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मुझे, तो क्या करूंगा मैं, सिमिलरली ये जो बॉन्ड है वाई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरा तो यहाँ पे ही है, तो दोनों मिलके क्या करेगा, ये दोनों मिलके 1 2 या फिर 1 2, ये दोनों मिलके एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर दिखा सकते हैं। मतलब ये जो बॉन्ड होंगे हमारे पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ही है, जिसको हम दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते। तो मैं दिखा रहा हूँ पहले, बाद में आपको दिखाना नहीं है। आपको क्या करना है, बस इतना ही करना है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ही है, मतलब यहाँ पे एक डॉट है ऑलरेडी, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो तीसरे स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर ऐसा होगा तो स्ट्रक्चर क्या मिलेंगे हमें, कि अगर यहाँ पे एक डॉट आ गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड। चलो फिर सिमिलरली यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, यहाँ पे एक आ गया, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर आ गया, ठीक है। तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे, आपको पता है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, देखो नोट करो अच्छे से, ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कर दिया मैंने फॉर्म। अब यहाँ पे आ जाएगा एक रेडिकल, डन। अब सिमिलरली सेम चीज़ इस बेंजीन रिंग के साथ भी हो सकता है। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर मिलते फिर हमें, अगर इस बेंजीन रिंग के साथ भी होता, टोटल हमें स्ट्रक्चर मिलते 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस केस में मतलब फर्स्ट केस में हमें कुछ भी स्टेबिलिटी दिख नहीं रहा, सेकेंड केस में हमें क्या बस रेजोनेंस के थ्रू एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड के रेजोनेंस। थर्ड स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, फोर्थ स्ट्रक्चर में 6 स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला था, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इज मच मोर प्रोमिनेंट देन अदर इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेटिव सॉरी रेजोनेंस इफेक्ट इज मच मोर प्रोमिनेंट देन हाइपर कॉन्जुगेटिव, एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव इज मच मोर प्रोमिनेंट देन इंडक्टिव। तो रेजोनेंस देन हाइपर कॉन्जुगेटिव देन इंडक्टिव। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, चलो लिख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर डी में है, डी का स्ट्रक्चर, देन किस में होगा, बी में होगा, क्योंकि बी में रेजोनेंस हो रहा है। और सी में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, लेस प्रोमिनेंट है सी। उसके बाद आएगा ए, डी बी सी ए। तो ये होगा हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से काम करता है रेडिकल का स्टेबिलिटी। स्पेशली कार्बोकैटायन की तरह है, कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज बनता है, यहाँ पे बस एक डॉट बनेगा। और रेजोनेंस किस तरीके से घुमाना है चार्ज को देख लिया, हमें एक कोई हाफ एरो से घुमाना है, दूसरा अपने आप उसके ऊपर ही रहेगा। याद रखना इसको। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बता दो, मैं छोटा सा एक और टॉपिक डिस्कस कर दूंगा इसके ऊपर। डन। तो ये हो गया हमारा पूरा कार्बोकैटायन कार्ब एनायन रेडिकल का डिस्कशन, दैट वाज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम टॉटोमेरिज्म आई थिंक डिस्कस करूंगा मैं, नहीं तो एरोमेटिसिटी, दोनों में से कोई एक। चलो देखते हैं अगले वीडियो में हम कौन सा टॉपिक लेकर आते हैं। ओके, चलो बाय बाय।